नमस्कार दोस्तों। देश तमाम संकटों में है और रेल दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। रेल मंत्री जश्न मनाने में मस्त है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बार बार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और वो पूछते हैं कि आखिर 45 मिनट में 180 सवाल किसी बच्चे ने कैसे हल कर लिए। जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन इस धांधली को सामने आने के बाद भी परीक्षा रद्द नहीं हुई और इस देश के अंदर तमाम तरह के जब संकट आए हुए हो तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री उसके लिए काम नहीं करते कि उन संकटों से कैसे निपटा जाए, अपने प्रदेश की जनता की जान कैसे बचाई जाए, वो कैसे अधिक वोट पाए जाएं, कैसे चुनाव जीता जाए, उपचुनाव जीता जाए, इस पर मंथन करने में लगे हुए और उसके लिए साजिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम पुलिस अफसर, प्रशासनिक अफसर जो संविधान के तहत नियुक्त होते हैं, संविधान के तहत जिनको चलना होता है, नियम कानून के तहत चलना होता है, वो सांप्रदायिक आदेश जारी करते हैं। वो सांप्रदायिकता को एक जहरीला रूप देने का काम करते हैं। तो यह हाल हो रहा है और इन सब के बीच जब सवाल किया जाता है तो वो झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। पहले आता हूं कि हम लगातार नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई है तब से रेल दुर्घटनाएं देख रहे हैं। जिस दिन पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, 26 मई 2014 को, उस दिन रेल हादसा हुआ था। गोरखनाथ एक्सप्रेस का हादसा हुआ था और दर्जनों लोग मरे थे। और उसके बाद जो सिलसिला चला वो तमाम दुर्घटनाओं का हुआ। लोग मरते जा रहे थे, रूटीन ट्रेनों में, स्पेशल ट्रेनों में, यात्रा ट्रेनों में और न जाने किन किन में। कुछ हमारे परिचित भी थे जिन्होंने अपने प्राण त्यागे इसमें। रामेश्वरम जा रही थी एक ट्रेन, विशेष यात्रा वाली थी जो तीर्थ यात्रा कराती है, आग लगी थी, मर गए थे दर्जनों लोग। और इसी तरह जिस दिन दोबारा नरेंद्र मोदी ने तिवारा शपथ ली, उस दिन फिर एक रेल दुर्घटना हुई और दर्जनों लोग मर गए। तो इस तरह का सिलसिला चल रहा है। तो आज रेल मंत्री का जन्मदिन था। रेल मंत्री अपने जन्मदिन का जश्न मनाने में व्यस्त थे और वो उस पर कुछ करें, उससे बड़ा व्यंग ये है कि उधर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कई लोग मर जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, दर्जनों लोग। और उसके बाद में सरकार इस पर सुध ले, उसकी बजाय प्रधानमंत्री बधाई दे रहे होते हैं रेल मंत्री को कि आपके कारण आज रेल इतना बेहतरीन काम कर रही है, उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है और न जाने क्या क्या। अब आप समझ लीजिए, वो बधाई दे रहे हैं और वही रेल बता रही है कि हम इतनी बुरी हालत में हो गए हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, लाखों लोग मरे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रेल से। इतने सब होने के बाद भी इतनी बेशर्मी से कौन कैसे बधाई दे सकता है और बधाई ले सकता है जब उसी वक्त दुर्घटना हो रही। समझने वाली बात है। बहरहाल रेल मंत्री उसका जवाब देते हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से यह उत्तरोत्तर हम प्रगति कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो भी बता रहे हैं। तो यह हालत। दूसरी चीज कि इस देश इस समय तमाम संकटों में, युवाओं के भविष्य फंसे हुए,
युवा परेशान है, तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, तमाम तरह से लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है, उम्र निकली जा रही है। और दूसरी तरफ तमाम शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए होने वाले नीट के एग्जाम में पेपर लीक होते हैं, कैसे कैसे धांधली होती है। आज भी सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एम्स पटना के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना से लेके, झारखंड से लेके गुजरात तक इसके जगह जगह कनेक्शन मिल रहे हैं। फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे किन किन इलाकों में हुआ है, कितना प्रभाव पड़ा है, कैसे हुआ है, और इसकी सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। और स्थिति यह है, जवाब कुछ नहीं। वो खुद ही पूछते हैं कि 45 मिनट में 180 सवाल कैसे हल हो गए, जवाब कुछ नहीं है। लेकिन साहब सीधे फैसला नहीं सुनाएंगे कि दोबारा परीक्षा करा लीजिए, विवाद खत्म हो, निष्पक्ष परीक्षा हो, पूरी देखरेख में हो, फेयर हो, और भविष्य में गड़बड़ियां ना हो इसके लिए जांच की जाए, जो गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर किया जाए, व्यवस्था सुधारी जाए। इस पर बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि तमाम जजेज के भी बच्चे इस तरह की व्यवस्था से पास होके पहुंचे हैं, उनके परिवार के बच्चे पहुंचे, इसलिए नहीं हो रहा है फैसला। तमाम नेताओं के हैं, तमाम लोगों के। कांग्रेस एनएसयूआई इसकी लड़ाई लड़ रही है, यूथ कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ रही है, राहुल गांधी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि कान पर छू नहीं रेंग रही। फिर आप देखिए, इस देश में जगह जगह बाढ़ आई है, देश के आधे राज्य बाढ़ में परेशान है, असम में बहुत बुरे हालात हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों लोगों की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है और सैकड़ों लोग मर चुके हैं। लेकिन वहां का मुख्यमंत्री इस पर बात करने की बजाय वो बात किस पर करता है कि हमारे यहां मुस्लिम बढ़ गए, 40% हो गए हैं। ये मेरे लिए चिंता की बात। पता नहीं कौन से ज्ञान से वो लोग ज्ञान पाते हैं। हालात ये है कि 1951 में वो कहते हैं 12% थे तब, लेकिन वास्तव में 25% मुसलमान थे और अभी भी 35% के आसपास। तो आप कहां से संख्या ले आते हैं? तो यह स्थिति। उधर कमोबेश इसी तरह की बातें उनके दूसरे मुख्यमंत्री करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी है भाजपा, बावजूद इसके उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो फिर उसी नीति पर चलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के 3 दर्जन जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें बाढ़ से करीब 1.5 दर्जन इतनी बुरी तरह प्रभावित है कि वहां रोज मौत हो रही है। एक दिन में 24 घंटे में 1 दर्जन मौत हो चुकी है, तमाम लोग मरणासन हालत में, और सैकड़ों मौत होने के बाद वहां का मुख्यमंत्री इन पर काम करने की बजाय वो 10 उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा के, उनके लिए मीटिंग कर रहा है और कैबिनेट की मीटिंग बुला के मंत्रियों को, कैबिनेट में सरकार की चर्चा नहीं हो रही है, पार्टी की चर्चा हो रही है, जबकि हो नहीं सकती है। वहां पे उनमें ड्यूटी लगाई जाती है मंत्रियों की, 30 मंत्रियों की, कि आप जाकर के यहां चुनाव प्रचार को कैसे संभालेंगे, कैसे यहां जिताएंगे, क्या क्या करेंगे, वहां के प्रशासनिक अफसरों की कैसे मदद लेंगे और क्या करेंगे। आप समझिए इस तरह का खेल चलता है। तो जनता की फिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी वाला प्रदेश है, भुखमरी वाला प्रदेश है और तमाम तरह की स्थितियां, लेकिन मुख्यमंत्री है कि वो उन पर बात करने की बजाय, उन आपदा पर बात करने की बजाय, उसे रोकने पर बात करने की बजाय ये कर रहा है। अमित शाह ने कहा था असम में भी और उत्तर प्रदेश में भी हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब बाढ़ नहीं आया करेगी। यह बात कहे हुए 5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन बाढ़ भी आ रही है, आपदा की स्थितियां जो भी कुछ हो रहा है वह भी है और संकट भी खड़े हैं। तो आप देखिए, ये तो मैंने उन राज्यों की बात की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का ही कि प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्ति होते हैं वो होते हैं कि वो सबको बराबर लेकर के चलेंगे,
लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन कौन है, इसको लेकर के उस नफरत का खेल खेला गया है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में यह आदेश जारी हुआ कि आप सभी लोग अपने उस पे होटल, रेस्टोरेंट, मतलब ठेले लगाते हैं जो फल बेचते हैं, कि उनमें आप लगाइए, बोर्ड लगाइए अपने नाम का और बड़े बड़े अक्षर में अपनी जाति लिखिए, धर्म लिखिए। यानी आप इस तरह करिए, यदि आपके होटल का नाम संगम रेस्टोरेंट है, नहीं संगम नहीं, आप अपने नाम पे उसका नाम कीजिए कि यहां सलीम है। अरे भाई, हम गंगा जमुनी तहजीब वाले देश से हैं, यहां संगम शब्द कोई किसी धर्म का नहीं होता है, लेकिन इस तरह की स्थिति है। से बड़ा बड़ा अंकित हो कि ये साक्षी टूरिस्ट ढाबा है जैसे लिखा है, और इस ढाबे में जो मुसलमान काम कर रहे हैं, प्रशासन ने कहा कि उन मुसलमानों को निकाल दें। प्रशासन के कहने पर मुस्लिम कारीगरों को, मुस्लिम वेटर्स को, मुस्लिम बावर्ची को, कुक्स को यहां से निकाला गया है। हमारे साथ होटल के मालिक हैं, सब लोग हैं। तो इस तरह के जब हालात हो तो आप क्या कहें? यानी नफरत इतनी फैला दो कि आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए एक समुदाय को यह काम करो। यह किया गया। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी ने इसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से पवन खेड़ा ने कहा और पूरी बात रखी। हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है हमें, हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। इन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। लेकिन उधर डीआईजी उस पर समाधान निकालने की बजाय वो भी जस्टिफाई कर रहा है। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह
रेट लिस्ट को लेकर, होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहां जो कार्य करते हो, कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके, इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था। और इसमें सभी से बातचीत हो गई है, सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ की हमारे जो मार्ग है इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। क्योंकि सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक, ये मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये हो, गृह मंत्री हो, ये सब मिलके साजिशें रच रहे हैं। क्यों? जितना नफरत फैलेगी उतना बीजेपी बढ़ेगी, जितना कीचड़ होता है उतना ही कमल खिलता है। तो यार दिमाग में जब कीचड़ होगा, नफरत होगी तो कमल खिलेगा। इसलिए ये खेल होते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से, वह भी इसको लेकर के कहते हैं कि इससे गलत और क्या हो सकता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज के अंदर इस तरह से दीवार खड़ी करने के प्रयास करना, ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए कि आप अपना काम करिए, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर है। आप ये क्या मैच सुबह छोड़ करके आप क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? जितने गांव पड़ते हैं मुसलमानों के हर गांव के अंदर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया जाता है। पूरे शहर में मेरे गुजरती है, हर जगह मुसलमान भी खड़े होकर के कांवड़ यात्रा का स्वागत। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी ये अंदर हम लोग प्यार से रहते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना हम पहली प्राथमिकता है। कांवड़ का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है और सबको पूरी तरह से उसको करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से आप उल्टे सीधे फरमान जारी कर करके समाज में नफरत की बात क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं नफरत का खेल? यदि प्रशासनिक अफसर, पुलिस अफसर खेलने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? यदि राजनीतिक शक्तियां इसके लिए निर्देश भी दे तो उन्हें कहना चाहिए कि यह नहीं हो सकता है। लेकिन आज गुलाम हो गए, तो गुलाम पुलिस है, गुलाम प्रशासनिक अफसर है, गुलामी का माहौल चल रहा है। तो आप समझ लीजिए यह देश कहां ले जाया जा रहा है। यही वजह है शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बर्बाद। जय